बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेकर के बात की जाए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ऐसे में हम प्रैक्टिस सेट को लेकर के यहाँ पर शुरुआत किए थे। पार्ट 1 के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दूसरे भाग में आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट पहला है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। अपराह्न 3 बजे डेली इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर इसकी क्लास आती है। क्लासेस अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप 80 81 74 37 34 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा जिससे कि आपको क्लासेस जो है प्रॉपरली मिलते रहें। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान को लेकर के बात की जाए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कहते हैं कि किसके द्वारा, मतलब किन्हें माना जाता है, तो जो कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके प्रेसिडेंट थे, आप हेड समझ लीजिए, जिसे हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या मसौदा समिति या प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके अध्यक्ष भी थे और इन्हीं को हम लोग संविधान का निर्माता मानते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22 की बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। यहाँ पर जब हम बात करते हैं हृदय और आत्मा यानी कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब बात करते हैं, अनुच्छेद संख्या 32 यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद संख्या 32 में दिया हुआ है। कहाँ पे? अनुच्छेद संख्या 32 फंडामेंटल राइट्स में। उसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। आगे चलते हैं, इसमें 23 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो। आखिर ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, ये बात जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है सजेस्ट की गई थी। और ये कहते हैं कि इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दूसरा सवाल, कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब किया, तो वो तिथि थी 22 जुलाई। अभी आपका भी बीता है आपके 22 जुलाई डेट, याद रखिएगा। आज 31 जुलाई है, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो स्वीकृत किया गया था और सुझाव जो था कि इस तरीके का होना चाहिए वो नेहरू जी का था। आगे चलते हैं। 25 में कहा है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा यूएसए तथा भारतीय संविधान में एक समान है। यूएसए में और भारतीय संविधान में एक समान देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं न्यायपालिका को लेकर के, तो स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों ही देशों में एक समान देखने को मिलती है। आप समझ रहे हैं। बाकी केंद्र, राज्य, नागरिकता और ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलती हैं। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये चीज़ जिस तरीके से वैसे में काम करती है वैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ भारत के संविधान में भी है। 25 में कहते हैं, इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था। यहाँ पर बनाने वाली प्रारूप इस तरीके से समझ लीजिए कि ड्राफ्ट करने को लेकर के पूरी की पूरी समिति होना, और इसमें इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो जब ये कहते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ये बात बिल्कुल क्लियर होती है। यहाँ पर उसके साथ में 6 और सदस्य, उनके साथ में 6 अतिरिक्त सदस्य थे, जिसमें NG अयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और DP खेतान महोदय शामिल थे। इसमें BN राव महोदय जो है वो शामिल नहीं थे। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जबकि BN राव का नाम जानते हैं कहाँ पे आता है। फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान का पहला जो मसौदा था किसने तैयार किया, तो वो बेनेगल नरसिंह राव जी ने ही तैयार किया था। बाकी आपसे पूछता है ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, तो आप भीमराव अंबेडकर लिखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसमें 26, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। जब निम्नतम तापमान को ले, अभी यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चंस आ गए, 5 सवाल यहाँ से जो देखने को मिलते हैं। तो हम जब 26 नंबर की बात करते हैं, तो आपका ये अल्कोहल थर्मामीटर होता है। कौन सा है ये? अल्कोहल थर्मामीटर होता है, जैसे हम निम्नतम तापमान मापते हैं। कहते हैं कि अल्कोहल का हिमांक बिंदु जो पारद होता है, जब हम बात करते हैं तो पारद के हिमांक बिंदु की तुलना में कम होता है, जिसके कारण अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो आपका मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़फुल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से पहला आ जाएगा। 27 नंबर की बात कर लेते हैं। जल का स्थानांतरण है अप सुघटित,
सन सुघटित करके लिखा है, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 की अगर बात की जाए तो दोनों ही प्रकार से जो है जल का स्थानांतरण होता है। और ये जो प्रक्रिया लिखी हुई है इसमें अप सुघटित और सन सुघटित ये पादपों यानी प्लांट्स में देखने को मिलती है। ये चीज़ भी यहाँ से आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 28 की बात की जाए यहाँ पर कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है और लाइसोसोम करके लिखा हुआ है। तो हम 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम को हम लोग जो है वो पाचन थैली के नाम से जानते हैं। एक और सवाल जान लीजिए यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस ऑफ सेल ऊर्जा कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? सीधा सीधा सवाल पूछता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर रखिएगा। 29 में कहते हैं एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात की जाए तो कितनी होती है? आपको हम बता दें, जब हम 23 जोड़े गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हमें कितने में देखने को मिलेगी? 23 जोड़े में देखने को मिलेगी। तो जोड़ा मतलब एक जोड़े में 2, तो 23 दूना 46 हो गया। ये चीज़ यहाँ से भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी के द्वारा यही जो गुणसूत्र होते हैं यही निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। समझ रहे हैं? लिंग निर्धारण के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। 30 नंबर की बात की जाए, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग, पादप हार्मोन लिखा है, एलील या लिंग गुणसूत्र करके यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। 30 नंबर की बात की जाए तो मनुष्य के 23वें जोड़े गुणसूत्र को, जो आपका 23वें जोड़े का गुणसूत्र होता है उसे ही हम एलोसोम कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र ही है जो एलोसोम कहलाता है। वो भी किस नंबर का? 23rd नंबर का जो होता है। ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आ चुके हैं हम गणित पर। गणित के कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। 31 में इन्होंने कहा √10 + √4 कॉमा किया है। फिर बोला है √11 + √3 कॉमा √7 + √7। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो आप ये कर सकते हैं कि इनका रूट निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इनका रूट निकाल के और उसके बाद जो इनका एक सम रिजल्ट आ रहा है उन तीनों में आप कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे तो सबसे छोटी जो संख्या आपको देखने को मिलेगी वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं रूट को लेकर के, एक वीडियो जो है मैथमेटिक्स की वीडियोस आती रहती हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। आपको प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स में रूट, वर्गमूल और घनमूल निकालने का बहुत अच्छा तरीका वहाँ पर बताया हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, √10 जब हम निकालेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 3.16 और √4 की जो वैल्यू होगी 2 दूनी 4। आप समझ रहे हैं? रूट का मतलब होता है जैसे 4 किसका वर्ग है तो 2 का वर्ग है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यही तो लिखा था सबसे पहले √10 + √4, तो ये हो जाएगा 3.16 + 2। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 5.16। ऐसे ही जो आपकी अगली डिजिट है उसमें लिखा था √11 + √3। √11 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 3.31 आएगा, प्लस √3 की अगर हम बात करें तो 1.73 इसकी वैल्यू आएगी। ये टोटल हो जाएगा 5.04। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी जो डिजिट थी वो थी √7 + √7। अगर हम √7 को लेकर के बात करें तो √7 की वैल्यू होती है 2.64। कितनी? 2.64 + 2.64, ये आपका कितना हो जाएगा? 5.28। और जब हम इस बेस पर देखेंगे ये आपका जो 5.16, 5.04, 5.28 जो देखने को मिल रहा है, सबसे छोटी इनमें जो संख्या हमें देखने को मिलेगी √11 + 3, जिसकी डिजिट कितनी है आपकी? 5.04। क्योंकि जो तीनों डिजिट्स निकल के आई हैं, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो इसकी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? 5.16। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5.04 और जो इसकी वैल्यू आई थी वो 5.28 आई थी। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है भाई? यही वाला मिलेगा, यानी ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से बी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। 32 में कहते हैं यदि 34n 11 से अगर ये विभाज्य है तो n की वैल्यू आपसे पूछा है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 11 से विभाज्य होना, बंट जाना, डिवाइड हो जाना। यदि सम अंकों के स्थान पर योग और विषम अंकों के स्थान पर कहते हैं अंकों के योग का 0 हो, जैसे होता ये है कि सम पर आपका जो है योग और विषम के स्थान के अंकों का योग अगर हमें 0 मिलता है तो 11 से गुणज होगी। आपने 2 से डिवाइड होना, 4 से, 5 से, 6 से, 3 से, इन सब से डिवाइड होने की चीज़ें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी हैं तो ये बेसिक मैथमेटिक्स से वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मतलब कहने का ये है, अब जो ये 34n यहाँ पर इन्होंने बताया है, हम इसे क्या करें? इन्होंने कहा कि आप 3 लिखिए प्लस n
ऐसे में इन्होंने कहा कि किससे कि आपकी डिवाइड हो, 34 दिया हुआ है तो एक इसको लेंगे और एक इसको लेंगे। ये आपकी कुछ इस तरीके से कहने का मतलब अगर ये 0 हो जाए तो हम मान लेंगे कि आपकी जो है वो 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ये कितना बनेगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस ये -1 यहाँ से मिलेगा आपका, तो यानी कि n-1 इसे हम लिख सकते हैं n-1 इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1 हम इसे बता सकते हैं। तो वो जो आपकी डिजिट निकल करके यहाँ से आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 33 की अगर हम बात करें, कहते हैं 709 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी संख्या आपको हम बता दें 709 की इन्होंने बात की है, पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे में यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आप एक 26 और एक 27 कुछ भी है, आप ऐसे में कोई भी डिजिट ऐसे में आप कंसीडर कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस के माध्यम से भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं सवाल से ये लिखूँ कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग करने पर, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ आपका कि 26 इज लेस देन आपका रूट जो है वो कितना है आपका, भाई इसी का बोला है ना निकालने का, इज़ लेस देन 27। ये समीकरण आपको देखने को मिलेगा। ये 26-27 कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि ये आपका 709 से जो है क्या है, बड़ी और छोटी ना हो। तो ये आपको थोड़ा सा वर्गमूल 25-25 संयम 625 होता है, आप जानते हो अच्छे तरीके से। फिर 26-26 संयम आप करेंगे, ठीक है, और 27-27 संयम, तो उसी के बीच में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो 27-7 संयम यानी कि 27 × 27 729 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि 26 आपका ऐसे में कम हो जाएगा, 729 27 का स्क्वायर 729 होता है, उसी में से हम 709 को माइनस कर देंगे और आपकी वैल्यू आएगी 20। और यही चीज़ जब हम बात करते हैं कि अगर 709 को पूर्ण वर्ग अगर हमें बनाना है तो हमें उसमें 20 जोड़ना होगा। सीधा सा है दोस्त। आपको अगर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर आप जानते हो, 25 25 625 25 12 625, आप अगर ये जानते हैं कि 25 संयम 625 होता है, मतलब उसके थोड़ा सा आप आगे बढ़ गए। आप 26 का स्क्वायर करिए, देखिए कितना आ रहा है। आप 27 का स्क्वायर करिए तो 27 का स्क्वायर मेरा कितना आया, 729 आया। सीधा सा है कि इसमें हम कितना जोड़ें कि 729 हो जाए, जोड़ दीजिए 20, ठीक है। आप ऐसे भी इसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। आपसे 34 में क्या पूछा है, ये कहते हैं कि √2 इक्वल टू 1.4142 दिया है, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √2 का दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक मान क्या होगा। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है, जो ये डिजिट आपकी लिखी है इसी से ऊपर नीचे आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे में आप डिवाइड कर देते हो। फिलहाल के लिए करना क्या है, 7/3 प्लस √2 दिया हुआ है। चलो सॉल्व कर देते हैं इसी को। और आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, ए और बी की जो सर्वसमीकाएँ होती हैं कि a² - b² इक्वल टू a + b a - b होता है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये सारे सूत्र फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो हमने क्या किया, कर लेते हैं भाई इसको। आपका सवाल आप भी ज़रूर लिख के चलिए। मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिखा 7/3 √2। अब ऐसे में क्या है, इसको ऊपर नीचे इसी से हम क्या कर देंगे, 3√2, 3 माइनस √2। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 × 3 ऊपर नीचे हम इसी चीज़ से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो नीचे क्या देखने को मिलेगा आपको, 3 प्लस √2 और यहाँ पर 3 माइनस √2, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 3 है तो ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। √2 से √2 हट गया, √2 से 2 हट गया, सीधे सीधे फिर ये आपका 2 ही आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप। तो 9 - 2 नीचे हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आगे बढ़ता हूँ कि 7/3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 9 - 2, ये कितना हो जाएगा आपका। यहाँ से आप जो एक फॉर्मूला है a² - b² का, a + b a - b, वो चीज़ें आप देखेंगे तो वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी आपको देखने को। 7 त्रिक 21, इसमें से कितना बचेगा आपका 7 यहाँ पे, तो 7 से 7 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा भाई। 9 - 2 7 ही बचा ना। 3 माइनस √2 लिखा हुआ है और फिर बचा क्या हमारा, 3 माइनस √2। √2 की वैल्यू जुबान पर होनी चाहिए 1.4142, चूँकि उसने दिया भी है। तो 3 माइनस 1.4142 कर दो भैया, तो ये आएगा 1.58 के आसपास। तो 1 जब 58 आ रहा है, 1.59 दिया हुआ है आपका, देखिए
कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस इसको ऊपर नीचे क्या करना है आपको, 3 प्लस आपका जो ये दिया हुआ है √2 को ऊपर नीचे से माइनस मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसे परिमेयकरण करना बोलते हैं। एक बार आप फिर से इसे करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 35 में क्या बोला है इन्होंने, किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख कितना 37 लाख, जो भी आपका इकाई दही सैकड़ा हजार लाख, आपका 3,70,440 हो तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। बहुत अच्छे से सवाल को देख लीजिए, हम इसे सॉल्व करेंगे। दर 5% का दिया हुआ है, समय 3 साल दिया है यहाँ पे, और इन्होंने जब हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर से एक सवाल, एक फॉर्मूला जो है वो निकल करके क्या आएगा, 1 + r/100 और उसकी पावर जितना समय दिया है क्या हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपका इन्होंने दिया है जनसंख्या 370 कितना है 440 बराबर 1 + x मान लेते हैं कि मान लीजिए इतनी होगी, x की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। 1 + r होता है दर 5 दिया हुआ है /100 और ऊपर t होता है, t मतलब होता है टाइम, तो टाइम इन्होंने 3 साल दिया है। ये बन गई आपकी समीकरण। ठीक है, जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये 100 × 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा आपकी, मान लीजिए वहाँ पर ये डिजिट जो लिखी है = x × 105 /100 × 105 /100 × 105 /100, क्योंकि आप ऊपर कितना लिखा था 3, इसे आप 21 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा। इसे आप ये भी लिख सकते हैं = में x × 21/20 की पावर 3। भाई 3 साल था, चलो हमने 3 ही लिख दिया अभी फ़िलहाल के लिए। अब ऐसे में क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करना है। डिजिट जो लिखी हुई थी, अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू दी हुई है 370,440 × 20 × 20 × 20, ठीक है। यहाँ पर भी आगे भी 20 होगा और इसे हम डिवाइड कर देंगे 21 × 21, वो नीचे चला जाएगा बस। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, सीधा सा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए। तो जो x की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो आएगी 320000। ये मतलब कहने का ये है, आप जब जनसंख्या को लेकर के बात करते हैं तो आपकी जनसंख्या जो है ऐसे में ये देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सवाल को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। 36 को लेकर के हम, या 36 के आगे के जो भी आपके सवाल हैं उनको लेकर के हम पार्ट 3 में बात करेंगे। कोई दिक्कत समस्या है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8081743734 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीईटी के नोट्स भी अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं किफ़ायती दाम पे। मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।